Hello everyone, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 10th Economics chapter 1 Development. आज हम क्लास 10th के अर्थशास्त्र विषय के पहले चैप्टर डेवलपमेंट या विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि विकास क्या है, विकास के अलग अलग गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक व्यक्ति के विकास के क्या मायने होते हैं और एक राष्ट्र के विकास के क्या मायने हैं, राष्ट्र के विकास को किस तरह से नापा जाता है। तो इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। प्रत्येक व्यक्ति या अलग अलग व्यक्तियों के जो डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात की गई है एक लैंडलेस लेबरर की। लैंडलेस लेबरर जो होता है वो रूरल लेबर, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डेवलपमेंट के। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उसके लिए तो एक ही ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम मिले और उसकी जो सैलरी है, उसका जो वेजेस है वो उसका बढ़ जाए। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। जो गांव का स्कूल है वो उनके बच्चों को अच्छा पढ़ा है। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव ना हो। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। और वो गांव में ही वो भी कोई छोटा मोटा नेता बन सके। तो इस तरह के उनके विकास के मायने होते हैं। प्रॉस्परस फार्मर्स फॉर पंजाब। पंजाब के किसी धनी किसान के क्या विकास के मायने होंगे। तो ही वांट्स टू अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम दो higher support through higher support prices for their crops and through hard working and cheap laborers they should be to settle their children abroad। तो पंजाब के धनी किसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फसल की प्राइस उसे मिले, कम से कम सस्ते से सस्ते और अधिक मेहनत करने वाले जो है मज़दूर उसे मिले और वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए या सेटल होने के लिए भेज सकें। ये उनके लिए विकास होता है। फिर गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अमीर घर की लड़की के क्या विकास के मायने होंगे। तो वो चाहेगी कि शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू इन हर लाइफ। और वो भी ये चाहेगी कि वो भी अपने भाई की तरह अपने बारे में डिसीजन ले सके कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, क्या सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। हर डिसीजन में उसको भी फ्रीडम मिले, न कि उस पर डिसीजन थोपे जाएं। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यहाँ सभी तरह दे रखे। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे किसान जिनकी फसल सिर्फ वर्षा पर डिपेंड करती है, यानी उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। तो वो ये चाहेंगे कि बारिश बहुत ज़्यादा ना हो, बारिश जो है बिल्कुल कम ना हो, ठीक है, बारिश रेगुलर होती रहे, उनकी फसल को जो है बराबर पानी मिलता रहे, या उनके पास भी कुएं की सुविधा हो जाए, उनके पास भी इरिगेशन फैसिलिटी हो जाए। अगर वो मिल जाएगी तो उनका जो है विकास का गोल पूरा हो जाता है। रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। वो जो दूसरों से उधार लेकर खेती करने वाले ऐसे किसान होते हैं, उनके परिवार की महिलाओं के लिए तो उनके पास अपनी ज़मीन हो, ये उनके विकास के उद्देश्य होते हैं। तो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट गोल। यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए विकास का मायना अलग अलग है। विकास कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं है जो सभी लोग समझते हैं कि ये चीज़ हो जाएगी तो मेरा विकास हो जाएगा। तो आपको यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि विकास का मीनिंग सबके लिए अलग अलग होता है। डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट गोल्स। अब डेवलपमेंट को हम किस किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट को कोई एक ही तरीका या आधार नहीं है जिसके आधार पर उसका मापन किया जा सके। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट गोल्स या डिफरेंट व्यूज़। जैसे एक इंडिविजुअल के व्यू की बात करते हैं, एक व्यक्तिगत अगर व्यक्ति के विचार देखा जाए तो उसके सपने पूरे हो जाएं, उसके उद्देश्य पूरे हो जाएं, यही उसका विकास है। इकोनॉमिकल व्यू से देखा जाए तो अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है, सभी जो खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं हैं वो देश में उपलब्ध हो जाए तो वो डेवलपमेंट इकोनॉमिकली माना जाएगा। और सोशल जो है व्यू से देखा जाए तो बेटर प्लेस टू लिव, कोई प्लेस जो है बहुत अच्छा रहने लायक है तो ये सोशल डेवलपमेंट है। पॉलिटिकल व्यू है इक्वलिटी, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, ठीक है, सभी लोगों को समानता मिले, सभी लोगों को आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले, ये पॉलिटिकल व्यू है। तो डेवलपमेंट के अलग अलग बहुत सारे व्यू हैं। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं राइट्स मिले सभी को, जस्टिस मिले, इक्वलिटी मिले, डिग्निटी हो सबको, ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ सबके साथ हो, ठीक है। तो ये सारे सब जो हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ है डेवलपमेंट को लेकर। विकास के अलग अलग
जो है मायने सबके लिए होते हैं। ठीक है, डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। अभी हमने एक लड़की के बारे में बात की थी जो एक अमीर परिवार की होती है, तो उसको ज़्यादा आज़ादी चाहिए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपने भाई के समान अपॉर्चुनिटी चाहिए। हर ब्रदर मैन नॉट लाइक दिस, लेकिन उसके भाई को शायद ये आज़ादी पसंद ना हो। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम्स, जैसे इसी की तरह से ज़्यादा बिजली पाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहेंगे, उद्योगपति ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में डैम बना जाए और डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। लेकिन ये जो विकास इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए विकास है, डैम बनना जो है देश के विकास का आधार इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, लेकिन यही डैम बनना जो है बहुत से लोगों के लिए विनाश का कारण भी है। कैसे कि दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु वर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। लेकिन इन्हीं डैम के बन जाने से हज़ारों लोग विस्थापित हो जाते हैं, हज़ारों लोगों की ज़मीनें उस बांध के पानी में डूब जाती है और उनकी आजीविका, उनके जीवन जीने का जो है उनके साधन आजीविका ही ख़त्म हो जाती है, वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं। तो किसी के लिए कोई चीज़ विकास हो सकती है लेकिन किसी दूसरे के लिए वो विनाश भी हो सकती है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन वाले विकास जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। वन, अब डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दो चीज़ें बहुत क्लियर है, ये दोनों ही आपको याद रखनी है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास के उद्देश्य हो सकते हैं। और दूसरा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, जो किसी एक के लिए जो विकास हो सकता है, इट मे इवन बी डेस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, वही विकास दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। जो शहरों के डेवलपमेंट के लिए नई नई कॉलोनियाँ बसाई जा रही है और वहाँ पर प्लॉटिंग करके मकान बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, लेकिन यही बिल्डिंग्स जो है विकास में दिखती है, डेवलपमेंट को दिखाती है, शहर का डेवलपमेंट दिखाती है, लेकिन इससे जो किसान खेती करते हैं उनकी ज़मीनें बिकती जा रही है और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और देश में खाने की जो है कमी होती जा रही है, क्योंकि खेती लायक ज़मीन जो है वहाँ पर मकान बनते जा रहे हैं। तो एक तरफ जो है विकास दिख रहा है लेकिन वह दूसरे लोगों के लिए विनाश का कारण भी है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि विकास के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। अब डेवलपमेंट या विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण फीचर्स कौन कौन से हैं? Salient features of development. So there are three salient features of development. First one is different persons have different goals. अलग अलग लोगों के अलग अलग goals होते हैं। दूसरा, development goals can be conflicting. development के goals जो होते हैं वो conflicting, विरोधाभासी भी हो सकते हैं। और development is a mixture of goals. तीसरा, development जो है अलग अलग goals का mixture भी होता है। मतलब किसी को पैसा भी चाहिए, किसी को गाड़ी भी चाहिए, किसी को जॉब भी चाहिए, किसी को फेमस भी होना है, तो बहुत सारे गोल्स को मिलाकर भी डेवलपमेंट माना जाता है। तो देयर आर सो मैनी गोल्स, डेवलपमेंट के बहुत सारे गोल्स होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? ज़्यादातर लोगों के होते हैं वो कॉमन जो गोल्स है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि बेटर इनकम एक डेवलपमेंट का गोल होता है, इक्वल ट्रीटमेंट जो होता है सोसाइटी में सब लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, वो एक गोल है। फिर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, आज़ादी और सुरक्षा जो है ये एक बहुत बड़ा गोल है जो सब लोग चाहते हैं। फिर होता है रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट गोल है। फैसिलिटी फॉर फैमिली, परिवार के लिए बहुत सारी सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है चाहिए होती है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी एक बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट गोल होता है। वर्किंग एटमॉस्फेयर, काम करने के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने के लिए जो है सबको मौका मिले। बहुत से लोगों को तो स्कूल जाने का ही मौका नहीं मिलता क्योंकि उनके आसपास ही स्कूल नहीं होते हैं, तो ये भी एक तरह का डेवलपमेंट गोल्स है। डिग्निटी ऑफ लेबर, आप जो भी काम करते हैं उसको सम्मान मिले। बहुत सारे ऐसे काम सोसाइटी में होते हैं जो काम होते हैं वो काम ना हो तो बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन उन कामों को करने वाले लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलता। जैसे कि सफाई कर्मचारी जो सफाई करते हैं, अगर वो सफाई ना करे तो बहुत गंदगी, प्रदूषण और बेकार लगता है, लेकिन उन्हीं सफाई करने वाले लोगों को लोग सम्मान नहीं देते हैं। तो डिग्निटी ऑफ लेबर भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारे जो हैं वो डेवलपमेंट के डिफरेंट गोल्स हैं, अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन ये गोल्स लगभग सब में कॉमन पाए जाते हैं। और जो यूनाइटेड नेशन ने
वर्ल्ड के फ्यूचर के डेवलपमेंट के जो प्लान बना है उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन जो है, बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो सारी, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें आती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। जो 21 गोल्स, एजेंडा 21 जो आते हैं उसमें ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए हैं। तो इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अभी आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट। तो व्यक्तिगत डेवलपमेंट में हमने सारी बातें पढ़ी कि एक व्यक्ति की इनकम बढ़ना, एक व्यक्ति को फ्रीडम मिलना, एक व्यक्ति को जॉब लगना, एक व्यक्ति के पास पब्लिक फैसिलिटीज़ का इंक्रीज़ होना, ये सब जो है व्यक्तिगत विकास के विभिन्न मापक हैं। अब हम बात करते हैं देश के विकास की। देश के विकास को कैसे मापा जा सकता है? तो देश के विकास के लिए अलग अलग देशों का कंपैरिजन किया जाता है और उस कंपैरिजन में देशों को जो तुलना की जाती है, तो हर देश की जो तुलना है उसके कुछ आधार बनाए जाते हैं, किस आधार पर वो तुलना की जाती है, और उस आधार पर किसी देश को ज़्यादा विकसित, किसी देश को कम विकसित माना जाता है। और इस आधार में सबसे कॉमन आधार जो किसी भी देश का विकास का माना जाता है वो है इनकम। देश के लोगों की इनकम को जो है मेन आधार बनाया जाता है और उसी के आधार पर देश के विकास को मापा जाता है। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। अब इनकम से कैसे हम किसी देश के विकास को मापते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस देश की एवरेज इनकम को जानते हैं, एवरेज इनकम को निकालते हैं। और एवरेज इनकम क्या होती है? विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। एवरेज इनकम जो होती है, औसत इनकम, किसी भी देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त की जाती है, वो एवरेज इनकम होती है। और इसी एवरेज इनकम को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय इसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय ही एवरेज इनकम है। और एवरेज इनकम को निकालने का जो फॉर्मूला है वो देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। अब विश्व के अलग अलग संस्थान जो है किस देशों के विकास की तुलना के लिए अलग अलग मानकों के आधार पर ये डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड बैंक जो एक संस्था है वो किसी भी देश के विकास के लिए क्या क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर वर्ल्ड बैंक जो है देश के विकास को मापता है। द वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम एज द सोल क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज विच इज़ नॉट फुल्ली एक्यूरेट। वर्ल्ड बैंक जो है किसी भी देश के विकास को पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापता है। और ये मापन जो है ज़्यादातर लोगों द्वारा सही नहीं माना जाता, लेकिन वर्ल्ड बैंक इसी आधार पर देशों के विकास को मापता है। अब इसके लिए किस तरह के डेटा हैं? तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹4,53,000 पर एनम एंड अबोव इन 2004 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2004 की जो जनगणना है उसके आधार पर या जो डेटा है उसके आधार पर वर्ल्ड बैंक यह मानता है कि कोई भी देश जिसकी पर कैपिटा इनकम 4,53,000 वार्षिक से अधिक है वो देश जो है धनी देश या रिच कंट्रीज माने जाएंगे। और वो देश दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। जिन देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है 37,000 रुपये से कम होगी उसे निम्न आय वर्ग के देशों में माना जाएगा। तो 37,000 रुपये प्रति वर्ष से कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश जो हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार वो निम्न आय वर्ग वाले हैं। और जिनकी इनकम 4,53,000 से वार्षिक से ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम वो धनी कंट्री माने जाएंगे। और उसके बीच की जो है वो मध्यम मिडिल जो है इनकम कैटेगरीज के माने जाते हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक देशों के विकास को इनकम के बेस पर कैपिटा इनकम के बेस पर मापता है। अब इंडिया वर्ल्ड बैंक के अनुसार किस कैटेगरी का देश है? तो इंडिया कम्स अंडर लो इनकम एज इट्स पर कैपिटा इनकम वाज जस्ट 28,000 पर एनम इन द ईयर 2004। 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपया प्रति वर्ष थी, जो कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार लो इनकम कैटेगरी के देशों के अंदर आता है। तो भारत भी जो एक निम्न आय वर्ग वाला देश वर्ल्ड बैंक के अनुसार माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया विश्व बैंक के अनुसार किसी भी देश के विकास का मापन
प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अब एक दूसरा संस्थान भी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अनुसार किसी भी देश के विकास के क्या क्राइटेरियाज हैं, तो यूएनडीपी जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यूजेस ए मच मोर रियलिस्टिक मैथड टू मेजर द डेवलपमेंट। ये एक ज़्यादा रियलिस्टिक जो है मेजरमेंट टूल का यूज़ करता है। इट इंक्लूड्स एजुकेशनल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। और ये जो यूएनडीपी है मेनली 3 आधार पर किसी भी देश के विकास को मापता है। पहला है उस देश में शिक्षा की स्थिति, दूसरा स्वास्थ्य की स्थिति और तीसरा है वहाँ की प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों के आधार पर वो किसी भी देश के विकास का आकलन करता है। इट प्रोवाइड्स रियल डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ द कंट्री। और इस तरह से ये जो यूएनडीपी का मानक है वो किसी भी देश की वास्तविक विकास को बताता है। तो ये ज़्यादा रिलायबल है यूएनडीपी का। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस यूएनडीपी ही जो है प्रति वर्ष एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जो कि हर साल पब्लिश की जाती है। और इसी के आधार पर प्रत्येक देश के विकास की तुलना की जाती है, उनको एक रैंक दिया जाता है। एचडीआई के बेस पर ही हर देश को एक रैंक दिया जाता है और उस रैंक में जो ऊपर के रैंक है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो ज़्यादा विकसित देश माने जाते हैं। और जिनके रैंक नीचे के देशों में आते हैं, टोटल इसमें 177 कंट्रीज़ हैं। तो इन 177 कंट्रीज़ में से जो है टॉपर्स और लोअर दोनों रैंक दिए जाते हैं, विकसित और विकासशील जिन्हें कहा जाता है, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ये 2 क्राइटेरिया इसके बना रखे हैं। तो इन 177 देशों के विकास का मापन 3 मेन बिंदुओं के आधार पर होता है, दैट इज एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल एंड द पर कैपिटा इनकम। तो यूएनडीपी इन 3 आधार पर देश के विकास का मापन करती है। अब यूएनडीपी के इस मापन और वर्ल्ड बैंक के मापन में जो है क्या वास्तविक इन्फॉर्मेशन मिलती, किस में ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ वर्ल्ड बैंक जो इनकम को आधार बनाता है तो उसमें एक बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ देखने में आती है कि मिडिल ईस्ट की कंट्री जो हैं वो बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होने के बाद भी उन्हें डेवलप्ड कंट्री नहीं माना जाता। ठीक है, जो यूएनडीपी उनको पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बाद भी डेवलप कंट्री में नहीं मानते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये सारे मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो डेवलप्ड नहीं माने जाते हैं। अब मिडिल ईस्ट के सबसे पहले कंट्रीज़ कौन से हैं, तो इसमें जो मध्य एशिया के वो सारे देश जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं जनरली, जिसमें सऊदी अरेबिया है, शारजा है, दुबई है, कतर है, ओमान है, यमन है, ठीक है, इराक है। ये सारे जो है वो देश हैं जो इनको मिडिल ईस्ट के देश कहा जाता है। और यहाँ के देशों की जो है पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ज़्यादा है। दे आर वेरी रिच कंट्रीज ड्यू टू ऑयल रिजर्व्स। यहाँ पर ऑयल के बड़े भंडार हैं एंड प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। बट जो है यूएनडीपी कहता है मनी अलोन इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। पैसे को ही या धन को ही एकमात्र विकास का मानक नहीं माना जा सकता है। अलोंग विथ मनी, मनी के साथ, धन के साथ, पैसे के साथ, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू जिनके ऊपर विकास निर्भर करता है। वो क्या है? एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, अदर सोशल एस्पेक्ट्स लाइक इंडिविजुअल फ्रीडम, डेमोक्रेसी, जेंडर इक्वलिटी विच आर नॉट अवेलेबल इन दीज कंट्रीज। ठीक है, तो विकास में इनकम के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक और अन्य जो है पक्ष या चीज़ें भी होना बहुत आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी है, लोकतंत्र है, जो है लैंगिक समानता है, जो है ये सब चीज़ें भी अगर किसी कंट्री में होती है तो उसे विकसित देश कहा जा सकता है। और ये नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, भले ही वो इनकम ज़्यादा है वहाँ की, लेकिन वहाँ के लोगों में वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ बहुत सारे देशों में जो है अभी भी शेख जो है मोनार्की सिस्टम वहाँ पर है। वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी बिल्कुल नहीं है। महिलाओं को वोट डालने का भी कहीं कहीं राइट नहीं है। महिलाएं कार ड्राइव नहीं कर सकती है। महिलाओं को बुर्के में ही आना जाना पड़ता है। वो मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकती है। उन्हें बहुत सारे घर के बाहर के कामों को करने की आज़ादी नहीं है। तो जेंडर इक्वलिटी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ इंडिविजुअल फ्रीडम भी नहीं है। वो लोग प्रेस में कुछ भी लिख नहीं सकते, इस मोनार्की के अगेंस्ट बोल नहीं सकते हैं।
तो इस तरह की बहुत सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस इन देशों में हैं, और इस वजह से पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी इन कंट्रीज़ को जो है डेवलप्ड कंट्री में नहीं माना जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है। बहुत सिंपल सा इसका आधार है कि इनकम के अलावा और भी जो है आधार होते हैं, और वो आधारों में ये कंट्री जो है बहुत पिछड़े हुए हैं। अब इनकम के आधार में क्या लिमिटेशन है, तो यहाँ ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी क्या सीमाएं हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ इनकम बेस्ड development, although this method is used widely as it doesn't give accurate picture of development, लेकिन ये वास्तविक दृश्य उपस्थित नहीं करता है, विकास की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन कैलकुलेटिंग इनकम एवरीवन इज सपोज टू हैव दैट अमाउंट, बट एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल डू नॉट हैव दैट अमाउंट। इस इनकम वाले एवरेज इनकम वाले जो फॉर्मूला है, इसमें सभी लोगों की इनकम एक जैसी दिखती है, ठीक है, सबकी एवरेज इनकम जो है एक जैसी दिखती है, लेकिन इन रियलिटी कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा रहती है, जबकि बहुत सारे लोगों की इनकम बहुत कम होती है। तो लोगों की इनकम इक्वल नहीं होती, लेकिन एवरेज इनकम वाले फॉर्मूले में सब लोगों की इनकम एक जैसी दिखती है। तो ये जो है सही पिक्चर, सही स्थिति किसी भी देश की नहीं बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ देशों की इनकम और फिर उसका जो है HDI रैंक जो है UNDP द्वारा दिया गया है। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका का दिया गया है कि वहाँ की एवरेज पर कैपिटा इनकम $4,390 2004 में थी, और उसका HDI रैंक जो है वो 93 था। आउट ऑफ 177 कंट्रीज़ 93 जो है श्रीलंका का रैंक था। लेकिन विद कंपैरिजन टू इंडिया, भारत के साथ अगर उसका कंपैरिजन करें तो उसका जो भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो 3139, ठीक है, $3,139 है, और भारत का रैंक 126 है। जबकि पाकिस्तान जो है उसका इनकम जो है $2,225 है, और रैंक उसका 134 है। तो इस आधार पर देख सकते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा और बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भी इस साउथ ईस्ट एशिया में हमारे से एक बहुत छोटा सा, श्रीलंका एक बहुत छोटा सा देश है, वो HDI में और पर कैपिटा इनकम दोनों में ही भारत से श्रेष्ठ है, ठीक है। तो विकास के मामले में श्रीलंका जैसा छोटा सा देश भी भारत से आगे है, ठीक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि देश की जनसंख्या या रिसोर्सेज पर ही देश का विकास डिपेंड नहीं करता है। विकास अन्य बहुत सारे पक्षों पर भी निर्भर करता है, जो श्रीलंका के विकास को देखकर हम आंक सकते हैं। अब श्रीलंका जो है उसकी GDP भारत से 80% हायर है, और ये यहाँ पर इस डेटा से आप देख सकते हैं। ये श्रीलंका का जो है GDP 2011 का था, पर कैपिटा इनकम जो है 9,426 रुपये 2013 में थी, जबकि भारत का सिर्फ 5,238 ही है। तो GDP में भी हम उनसे पीछे हैं। फिर ग्रोथ रेट की बात की जाए तो श्रीलंका की ग्रोथ रेट सिर्फ 4.8 है, भारत की ग्रोथ रेट श्रीलंका से कहीं ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम विकास में उससे पीछे हैं। फिर HDI रैंक में श्रीलंका जो है वो भारत से बहुत आगे है, वो 73rd पोजीशन पर था 2015 में, जबकि भारत की पोजीशन 138 थी, 130वां रैंक था, ठीक है। यहाँ पर बाकी दक्षिणी एशिया के देशों की रैंकिंग भी है, जिनमें से अधिकांश देश भारत से पीछे हैं, ठीक है। नेपाल जो है वो 145 पर है, पाकिस्तान 147 पर है, अफ़गानिस्तान 171 पर है, भूटान 132 पर है, बांग्लादेश 142 पर है। तो सभी देश लगभग भारत से पीछे हैं। मालदीव्स और श्रीलंका ये दो देश जो है भारत से आगे हैं। फिर ये जो रैंकिंग है ये हर साल निकलती है, क्योंकि हर साल देश की परिस्थितियों में कुछ घटा बढ़ाव होता रहता है, सुधार चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर 2017 का और 2018 के रैंक का कंपैरिजन दिया गया है कि इंडिया का रैंक जो है 2017 में 138 था, जो थोड़ा सा इम्प्रूव होकर 129 पर पहुँचा है। ब्राज़ील 79 से 79 पर ही स्टेबल कंडीशन है। चाइना जो है पहले 86 था, वो इम्प्रूव होकर 85 पर पहुँचा है। रशिया 49 पर था, 49 पर ही है। साउथ अफ्रीका 113 पर था, 113 पर ही है।
पाकिस्तान जो है उसकी स्थिति और ख़राब हुई है, 152 पर पहुंचा है। अफ़गानिस्तान भी उसकी डाउन हुई है, 170 पर पहुंच गया है। श्रीलंका की स्थिति देखिए आप, 76 से 71 पर आया है। वहाँ और जो है बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, 5 प्लेसेस आगे जो इम्प्रूव हुआ है। भूटान सेम पोजीशन पर है। नेपाल जो है वो इम्प्रूव किया है 2 पॉइंट। बांग्लादेश जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। और मालदीव जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर डेमोक्रेटिक इशू है, उसकी वजह से थोड़ा सा उसका रैंक गिरा है। तो ये रैंकिंग जो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो UNDP द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये घटती बढ़ती रहती है। और ये रैंकिंग जो है मेनली 3 चीज़ों पर दी जाती है: एजुकेशनल लेवल ऑफ द कंट्री पीपल, सेकंड वन इज़ हेल्थ स्टेटस एंड थर्ड वन इज़ द पर कैपिटा इनकम। तो इन 3 आधारों पर ये जो है UNDP रैंक देता है। अब भारत के बाद हम भारत के राज्यों की बात करते हैं कि भारत के राज्यों की स्थिति इस HDI के मामले में किस प्रकार से है। तो ये भारत का एक मैप दे रखा है और एक तरफ भारत के विभिन्न राज्यों के नाम और उनकी रैंकिंग दे रखी है। और ये रैंकिंग इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड्स अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के कंपैरिजन में दी गई कि भारत में राज्य जो है दूसरे देशों के कंपैरिजन में किस प्रकार है। तो हमारा जो सबसे टॉप डेवलप्ड स्टेट है दैट इज़ केरला। केरला सबसे डेवलप माना जाता है HDI इंडेक्स में, क्योंकि वहाँ एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस और बाकी जो पर कैपिटा इनकम है वो इन कंपैरिजन अच्छी है। और उसका जो आउट ऑफ 1 स्कोर है वो 0.71 है। और HDI की अगर रैंक बात करें तो 104 पर आता है। यानी केरला जो कि हमारा बेस्ट स्टेट है, वो भी अगर वर्ल्ड लेवल पर कंपेयर किया जाए तो वो 104वें नंबर पर आता है। यानी उसके में भी ये फैसिलिटीज़ बहुत कम है, ठीक है। और अगर 104 की बात करें तो ये जो केरला का इक्विवेलेंट कंट्री है वो है मालदीव, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश जो सेकंड HDI में आता है इंडिया में, वो उज़्बेकिस्तान के कंपैरिजन, तमिलनाडु जो है फिलीपींस के बराबर है, महाराष्ट्र साउथ अफ्रीका के है, पंजाब जो है बोलीविया के है, हरियाणा जो है किर्गिस्तान के। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। ये ग्रीन वाला जितने भी हैं ये सारे सब कंपैरेटिवली अच्छी कंडीशन वाले स्टेट्स हैं। और नीचे जो सैफरन कलर में दे रखे हैं वो भारत की वो स्टेट है जहाँ पर HDI के मामले में बहुत स्थिति खराब है, जिसमें वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, UP ये राज्य हैं जिनका स्कोर 0.6 से भी नीचे है। और ये जो है वो भूटान, गाना, बांग्लादेश जैसे HDI, पाकिस्तान जैसे देशों से इनका कंपैरिजन है। तो भारत में भी राज्यों की स्थिति जो है अलग अलग है विभिन्न देशों के मुकाबले में। अब भारत के राज्यों में ही अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेस पर तुलना करें तो भारत में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला जो स्टेट है पंजाब है और हरियाणा है, ये 2 सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरे मानकों के आधार पर देखें, हेल्थ कंडीशन देखें, तो पंजाब में जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो 49 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और पंजाब की लिटरेसी रेट की बात करें तो 70% ही वहाँ पर लिटरेसी है। जबकि इन कंपैरिजन टू केरला की जो है पर कैपिटा इनकम पंजाब से कम है, काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। और वो एजुकेशन के मामले में 91% लिटरेसी रेट वहाँ पर है। जबकि भारत में सबसे कम पर कैपिटा इनकम में भी और साथ ही साथ जहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 60 बहुत ज़्यादा है और 47% ही जहाँ की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है वो स्टेट बिहार है। तो ये जो है डेटा है, ये बताता है कि पर कैपिटा इनकम से ही किसी स्टेट को मेज़र नहीं किया जा सकता, अन्य मानकों को भी आधार बनाना ज़रूरी है। और केरला जो है उसकी अच्छी कंडीशन या HDI में उसका रैंक अच्छा होने का एक रीज़न है कि वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत लो है। और उसका रीज़न है कि यहाँ पर एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। केरला में स्वास्थ्य और जो है शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी होने की वजह से वहाँ पर शिशु मृत्यु दर जो है बहुत कम है इन कंपैरिजन विथ पंजाब एंड बिहार, ठीक है। तो ये डेटा जो है वो बताता है। ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे अच्छा जो है डेवलप HDI में कौन सा है, तो केरला ये है, वो याद रखना। सबसे लोएस्ट जो परफॉर्मेंस है वो बिहार का है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि किसी भी देश के विकास के विभिन्न एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, देश के विकास के मानक विभिन्न क्या क्या हैं। तो देश के विकास को विभिन्न अलग अलग कारकों के आधार पर मापा जा सकता है, जैसे
नेशनल इनकम है, ग्रोस डोमेस्टिक जीडीपी जिसको कहा जाता है, प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, और नेट अटेंडेंस रेट है, स्कूल में कितने बच्चे उपस्थित रहते हैं। तो ये सारे जो हैं एचडीआई के विभिन्न प्रकार के एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बेस पर नेशनल डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। और भी अनेक और ऐसे मेजर्स होते हैं जिसके बेस पर किसी भी देश को कंपेयर किया जा सकता है, जिसमें अगला आता है पब्लिक फैसिलिटी। किसी देश में सार्वजनिक सुविधाएं कितने प्रकार की, हेल्थ एंड हाइजीन की कंडीशन कैसी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस जो है वो किस तरह का है, एजुकेशन फैसिलिटी किस तरह की है, प्रिवेंटिव स्टेप्स कैसे लिए जाते हैं, किसी भी दुर्घटना या नेचुरल कैलेमिटी से बचने के लिए वहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम रहते हैं, वो भी उस देश के विकास को बताता है। पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर किस तरह का उस देश का है, ठीक है। अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स जो हैं, दवाइयों की स्थिति है वो किस प्रकार की, ये भी किसी भी देश के विकास के मापन के विभिन्न एट्रीब्यूट्स हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ भी है जो है देश के विकास की स्थिति को बताती हैं। अब किसी भी देश के विकास से संबंधित दो अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। एक होती है ग्रोथ जिसको वृद्धि कहते हैं, और दूसरा होता है विकास। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आर्थिक दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से किया गया किसी भी तरह का जो इंक्रीज है वो ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ मीन्स अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ टाइम पीरियड। किसी भी देश में एक विशेष समय अवधि के दौरान जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है और जितनी भी सेवाओं का, सर्विसेज का जो टोटल होता है, उसके आधार पर किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को मापा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो कि इंडिया अभी वर्ल्ड का सबसे तेज गति से वृद्धि करता हुआ देश है, 7.8 ये जो वृद्धि दर है ये इंडिया की है। तो वृद्धि जो है टोटल वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर की जाती है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है उसमें बहुत सारी ह्यूमन वेलफेयर की जो कंडीशंस होती है, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इस तरह की जो इक्वलिटी होती है, जेंडर इक्वलिटी होती है, वो सब चीज़ें उसमें काउंट की जाती है। तो डेवलपमेंट के मेजर्स अलग हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर्स अलग हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है 4 मेन चीज़ें आती है। ये जनरली इकोनॉमिक के स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है क्या होती है। तो जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, ये 2 मेन चीज़ें हैं। और जीडीपी एंड जीएनपी पर हेड, पर कैपिटा वो क्या होता है, और रियल जीडीपी और जीएनपी क्या होता है। तो जीडीपी मीन्स होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड। एक विशेष समयावधि के दौरान किसी भी देश में उत्पादित की हुई वस्तुओं का कुल मूल्य जो है वो जीडीपी कहलाता है। जबकि जीएनपी होता है उस देश में उस विशेष अवधि के दौरान जितनी उत्पादित वस्तुएं हैं उसके साथ ही साथ जो विदेशों से प्राप्त आय है, उन दोनों का टोटल जो है वो जीएनपी होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे कहते हैं, ठीक है। एक सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, जो कि उस देश के अंदर ही उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य है, जबकि जीएनपी जो होता है देश की घरेलू प्लस विदेशी दोनों का जो है टोटल मूल्य होता है, दैट इज जीएनपी है। फिर टेक्स अकाउंट ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जीडीपी या जीएनपी जो है वो उस देश की पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर फिर निकाला जाता है कि कितना पर कैपिटा इनकम उसमें आती है, और इन दोनों को ही अलग अलग देशों से कंपेयर किया जाता है और उसके आधार पर डिफरेंस के बेस पर देश के विकास का जो है वो मेजरमेंट किया जाता है कि किसी देश की जीडीपी ज़्यादा है और हमारे देश की है, तो दोनों कंपेयर, जिसकी ज़्यादा होगी वो डेवलप माना जाएगा, जिसकी कम होगी वो कम डेवलप माना जाएगा। तो ये डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर्स हैं, जीडीपी, जीएनपी और जो है पर कैपिटा इनकम। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आर्थिक विकास और आर्थिक। अब आगे बात करते हैं क्रूड ऑयल रिजर्व की। क्रूड ऑयल रिजर्व की बात करें तो विश्व में जो है मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ पर सबसे अधिक ये पाया जाता है और वहाँ पर 89 बिलियन टन जो है क्रूड ऑयल का रिजर्व है, और लेकिन वो सिर्फ 93 ईयर्स तक ही लास्ट कर पाएगा, उसके बाद वहाँ ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका जो है वहाँ पर 4 बिलियन टन
रिज़र्व है, लेकिन वो 10 सालों में ही ख़त्म होने की संभावना है और पूरे वर्ल्ड का एवरेज जो है ये 43 ईयर्स के बाद जो है ये ऑयल रिज़र्व ख़त्म हो जाएंगे। यानी बहुत सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा सारा डेवलपमेंट हुआ है। वो क्रूड ऑयल और इस तरह के नेचुरल गैस जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर रहे हैं और इनके एग्जॉस्ट हो जाने पर हमारा ये जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और हम इसमें स्थिति और भी ख़राब भारत जैसे देशों की हो जाएगी, क्योंकि हम अपना जो है मैक्सिमम ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारा देश का पैसा जो है वो इस तेल के ख़रीदने पर खर्च करते हैं। और जैसे जैसे वर्ल्ड में तेल कम होता जाएगा वैसे वैसे इसकी कीमतें बढ़ेगी और हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन खर्च करने के बाद भी ये ज़्यादा समय तक बचे रहने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये जो डेवलपमेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा और ऐसे ही अन्य बहुत सारे रिसोर्सेस है। तो विकास तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ रिसोर्सेज को बचाते रहना है, तभी ये जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा और फ्यूचर जनरेशन जो है वो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएगी। सतत पोषणीय विकास बहुत ज़रूरी है, ये आज की और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हमें सतत पोषणीय विकास पर ध्यान देना है। इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए goodbye to all. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.